नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। सीटीईटी 2024 जनवरी में जो होने वाला है और इसके लिए हम लोग सीडीपी की एक सीरीज कंडक्ट किए हुए हैं। आज ये इस सीरीज का एक पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम लोग 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन है ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए लेट ना करते हुए इस बाल विकास के जो एक नई सीरीज है इसका प्रारंभ करते हैं और इसमें जो है कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे और क्वेश्चनों का फिनोमिना देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में चेंजिंग आ रहा है और किस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं, कुछ कॉमन सेंस वाले भी पूछे जाते हैं। तो कॉमन सेंस अगर आप बेटर कॉमन सेंस लगा रहे हैं और सोशल के एनवायरमेंट को देखकर अनुभव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सीडीपी के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होंगे, आपके लिए नॉर्मल होंगे। लेकिन एनालिसिस आप सोशल को करके फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा। आप बुकिश नॉलेज के आधार पर यानी किताबी ज्ञान के आधार पर अगर आप चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन 100% सही हो तो ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर थ्योरेटिकल सोशल के बारे में सबसे ज्यादा आपसे जो है पूछा जाता है। कॉन्सेप्चुअल कुछ टर्म है, कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसी के आधार पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following statement not correct about डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, यह भी बात सही है, विभिन्न दर पे वो विकसित होते हैं। स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है? विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। हाँ, एक क्रम में विकास होता है, जैसे 0 से 2 साल, 2 से फिर आपका 5 साल, 5 से 7 साल, इसी प्रकार से 7 से 12 साल। मतलब जो कैटेगराइजेशन है वो कई जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग टर्म में दिया है। तो यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, ओनली वन रीजन नहीं हो सकता है, एक ओनली वन केस नहीं हो सकता डेवलपमेंट का, हेरिडिटी। यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विकास निरंतर रूप से होता है, जाहिर सी बात है विकास निरंतर रूप से होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले यानी कि भ्रूण में ही धीरे धीरे उसका मां के गर्भ में ही विकास होता है। तो विकास का जो प्रोसेस है वो सतत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय क्षमताएं जैसे बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचन, चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो यह आप कई बार पढ़ चुके हैं, संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे जी ने दिया था इसको। तो इसमें जो संज्ञानात्मक विकास है, इसमें बुद्धि, समस्या समालोचन, चिंतन का विकास, अध्ययन का विकास, अलग अलग स्टेजेस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करके पढ़ते हैं और 4 स्टेजेस उन्होंने बताया है कि इस समय तक यह संज्ञानात्मक आएगा और दूसरे टर्म में इस प्रकार से कार्रवाई होगी। उसमें एज का कैटेगराइजेशन भी इन्होंने बताया था, जीन पियाजे जी ने। तो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने 4 स्टेप में बांटा था, 4 स्टेप में, इसको 4 स्टेप में, 4 स्टेज इन्होंने बताया था। डेवलपमेंट का 4 स्टेज है, तो इस टर्म को इन्होंने बांटा था। तो संज्ञानात्मक विकास जो बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचन, चिंतन का जो सापेक्ष रूप से विकास का क्षेत्र है वो संज्ञानात्मक विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपका अभिकथन दिया है और दूसरा आपका कारण है। अभिकथन में क्या कहता है? बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य रीतियों को ग्रहण करते हैं। केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा, यहां पर देखिएगा ध्यान से, केवल औपचारिक शिक्षा द्वारा बच्चे एक जो स्कूली शिक्षा है उसके आधार पर ही कौशल मूल्य रीतियों को नहीं ग्रहण करते, वो सोशल से भी एडॉप्ट होकर करते हैं। क्योंकि जो प्राथमिक एजुकेशन है वह सोशल से दिया जाता है, अपने परिवार से वो लेता है। तो कहां पर वो स्कूली शिक्षा लिया? तो यह तो स्टेटमेंट पहला वाला गलत है, अभिकथन गलत है। कारण क्या बता रहे हैं इसका? बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। नहीं, रेखीय प्रक्रिया, लीनियर जो प्रोसेस, ये नहीं है। बच्चों में जो सामाजिकरण है वह लीनियर प्रोसेस वाला नहीं है, वह सरल एवं रेखीय प्रक्रिया नहीं है। तो स्टेटमेंट ना तो
ए सही है ना तो आर सही है, तो ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? वो इक्विलिब्रियम की, वह चाहता है कि मैं इसमें संतुष्ट हो जाऊं, मैं इसको पालूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के बाद उसके मन वैज्ञानिक जो इच्छाएं हैं और बढ़ती हैं, तो वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता। वह हमेशा संतुष्ट होने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो फॉलो करता है कि अगर मुझे ये मिल जाएगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो उसके समाधान के लिए निरंतर खोज करने में लगा है। किसकी समाधान के लिए? संतुष्टि की, कि कहां पर संतुष्टि उसको ज्यादा मिल जाएगी। तो इसमें करता क्या है? व्यक्ति पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ के नए ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात्करण करता है, आत्मसात करता है जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान और प्लस जो नवीन ज्ञान है, नए ज्ञान है, नए ज्ञान जिसकी वो खोज कर रहा है, इनको जोड़ता है आपस में। इसके बाद आत्मसात्करण करता है, आत्मसात आत्मसात करता है, आत्मसात्करण करता है इसको। क्योंकि जब पुराने ज्ञान से हम एनालिसिस करेंगे तो नए ज्ञान में कुछ नई चीजें और सीखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं छोटा सा, लोग बोलते हैं कि हिमालय का ओरिजिन जो है बहुत सदियों से हुआ था, तो हम पहले खोजते हैं कि कैसे हिमालय का ओरिजिन हुआ। तो एक थ्योरी पढ़ने को मिलती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज की नहीं है, वो पुराना ज्ञान है। पुराने ज्ञान के आधार पर हिमालय का आज भी एनालिसिस करते हैं, तो नए ज्ञान में हम ये सीखते हैं कि हिमालय आज भी जो बढ़ रहा है वह नवीन फोल्डेड माउंटेन है। यानी कि पुराने ज्ञान का एनालिसिस किया और नए ज्ञान में हमने प्रवेश किया और निरंतर समाधान की खोज करने में लगे हुए हैं कि पूर्णतः सत्य क्या है इसको जानने में। तो पूर्णतः सत्य आपको मिलेगा नहीं तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कि यह जो समाधान का निरंतर खोज है वो क्या है? संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। परिसंकलात्मक और निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए संवेदी व गत्यात्मक चरण, औपचारिक और संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और मूर्त संक्रियात्मक चरण, यह आपका है। और ये 4 स्टेजेस किसके हैं? ये जीन पियाजे जी के, जीन पियाजे 4 स्टेज हैं। और 4 स्टेज में चौथा जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। औपचारिक संक्रियात्मक चरण ये है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति पूर्णतः अमूर्त भावों को भी सोच लेता है और तर्क करने की क्षमता आ जाती है, उसमें सक्रियात्मक क्षमताएं आ जाती हैं। कोई चीज अगर नहीं है तो इमेजिन करेगा, उसका जो है अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको समझेगा और उस पर नए नए थीसिस भी लिख सकता है। यानी औपचारिक संक्रियात्मक चरण वह चरण होता है जिसमें व्यक्ति अमूर्त रूप से भी सोचने में सक्षम हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, यानी कि परिकल्पनात्मक एवं निगमनात्मक, परिकल्पना कर सकता है और हाइपोथेटिकल होता है, और इसको निगमनात्मक यानी निगमन इसका कर सकता है। तो यह चरण कौन सा होता है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं? तो देखिए जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं के बाद जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं इनकी ओर वो बढ़ना प्रारंभ करते हैं।
और ये जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये पहले चरण का सिद्धांत है, यानी फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट स्टेप। और 4 स्टेज इनके दिए हैं, 4 स्टेज, 4 स्टेज। इसमें 0 से 2 साल की अवस्था होती है। संवेदी गामक, संवेदी गामक, सेंसोरीमीटर। अब सेंसरी मोटर क्या है, ये चीजें, इसमें व्यक्ति अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो कैसे, क्या है उसमें, आंख, नाक, कान, त्वचा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा आदि से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो बच्चा जब बाल्यावस्था में 0 से 2 साल तक वह इन्हीं का उपयोग ज्यादा करता है। जैसे आप देखिए, छोटे बच्चे को आप अगर हंसेंगे तो वह हंसेगा, आप जैसे एक्टिविटीज करेंगे वह उसी प्रकार से एक्टिविटीज करेगा। तो यहां पर वह अवस्था होती है जो अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब सहज क्रियाओं का ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ाना, ऐच्छिक क्रियाओं की ओर प्रारंभ करना। तो ये नकल करना सीखता है और नकल में ही यह क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो यह सबसे पहला जो स्टेज है वह आपका संवेदी गामक है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो देखिए, इसमें क्या है कि किसी के पास एक बच्चा है, किसी को देखता है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और उसके पास बड़ी भारी समस्या है, यानी कि उसका घर में बच्चा बीमार है और उसको लगा कि एक बटुआ रखा हुआ है, अगर इसको ये चुरा लेता है तो उसका बच्चे का इलाज हो जाएगा और वो सही हो जाएगा। तो यहां इसमें इस कंडीशन में क्या करता है, कोई बटुआ चुरा लेता है। अब कोई बच्चा अगर उसको देखता है तो उसको समझ में आ रहा है कि इसका बच्चा बीमार है इसलिए बटुआ चुराया, तो बच्चा कहता है ये सही है, ये काम गलत इसने नहीं किया है। अब क्या करता है, नैतिक तर्क के स्तर पर उस सही गलत का जो फैसला हो व्यक्तिगत जरूरतों, व्यक्ति की जरूरतों को देखकर किया। और एक कब संभव होगा, जब आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होगी, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन होगा, यानी कि वह स्टेज जिसमें व्यक्ति जो सही गलत, क्या सही है क्या गलत है, वह उसकी जरूरतों के आधार पर डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? लेब वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत जो है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक रहा है, सोशलिज्म से ज्यादा अटैच रहा है। तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनका, वाइगोत्स्की जी का, ये सोशल पे डिपेंड था। तो सोशल और कल्चरल, सोशियो कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है, तो इसको भी आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्वलन, नंबर 2 प्रतियोगिता, नंबर 3 भाषा, नंबर 4 अनुवांशिक विन्यास। तो देखिए, जब तक कोई भाषा नहीं होगी और सारे टर्म मूक होंगे तो उसमें संज्ञान का बहुत अच्छा प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को अगर सुगम बनाना है तो भाषा सरल लीजिए, आसान लीजिए, जो बच्चे के समझ में आए, प्राकृत भाषा हो, मदर लैंग्वेज की भाषा हो, और उसे उस सोशल में जो वहां प्राकृतिक संसाधन है उनके आधार पर उनको जोड़ के चीजों को बताना है। तो भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, लैंग्वेज आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए, तभी वो जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया को, माध्यम को सुगम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव जरूरी है? Each of the following shifted or required to make education child
सेंट्रिक जो है शिक्षा का जो बाल केंद्रित बनाना है, बालक पर जो है केंद्रित हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन की ओर। रचनात्मक मूल्यांकन नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन तो आप कंस्ट्रक्टिव मूल्यांकन हो गया ना, और कंस्ट्रक्टिव मूल्यांकन से आप जो है योगात्मक मूल्यांकन की तरफ जाएंगे तो ये तो बड़े बच्चों में होता है, और जबकि बाल शिक्षा पर केंद्रित होना चाहिए। तो दूसरा क्या है, कंठ स्मरण की क्रिया पर आधारित अधिगम। देखिए कंठ स्मरण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब तक बोलेंगे नहीं, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, तब तक वो कोई चीज और अन्य चीजों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं, रटते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उनको सेंस का मालूम नहीं है कि ए फॉर एप्पल क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। उन्होंने फिगर को देखा, उनको पता चल गया कि हाँ इस तरह का फिगर एप्पल का है, और एप्पल इस तरह लाल होता है। अब हो सकता है एप्पल का कलर कुछ और दूसरा भी हो, लेकिन उनके दिमाग में यह भरा हुआ है कि यह एप्पल है और एप्पल का कलर रेड होता है, तो वो उसको मेमोराइज करते हैं, कंठ स्मरण करते हैं। यह क्रिया अधिगम की ओर जाती है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा इसमें देखिए खोजी अधिगम व्याख्यान की ओर नहीं। खोजी अधिगम अभी तो बच्चा है, वो अभी कहां से खोजी अधिगम कर लेगा, नहीं कर पाएगा। लचीले पाठ्यक्रम एवं मानवीकृत क्रम की ओर नहीं। लचीले पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं होता फ्लेक्सिबिलिटी, वो तो आप बच्चा छोटा सा है, उसके लिए कौन निर्धारित एकदम पाठ्यक्रम आप तैयार करिएगा, चाहे फ्लेक्सिबल हो चाहे हार्ड हो, उसके लिए बहुत ज्यादा पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंस नहीं रहता। उसके ज्यादा लिए अधिगम को अगर सुगम बनाना है तो चित्रात्मक अधिगम हो, कंठ स्मरण हो, और उसके जो सोशलिज्म से टच हुआ हो, वह जो है बाल शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार विचार क्या थे उनके, हार्वर्ड गार्डनर के। तो हार्वर्ड गार्डनर ने देखिए बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया था। 8 बुद्धि कहते हैं भैया जो बुद्धि है वो 8 प्रकार की है, 8 टाइप्स की बुद्धि है। एनसीईआरटी में 9 का दिया है, सॉरी एनसीईआरटी में भी 8 प्रकार का दिया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि ये 9 प्रकार की बुद्धियां कहीं कहीं आपको मिल जाती है, 9 प्रकार की बुद्धि का क्लासिफाई करते हैं। और एनसीईआरटी में आपका 8 प्रकार है, तो बुद्धि के जो प्रकार है जो आएगा आपके अगर एग्जाम में आता है तो वो 8 ही प्रकार आप उसको चूज करेंगे, वही आपको मान्य होगा। फिलहाल में जो एनसीईआरटी में लिखा उसी पर हम चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचार कर रहा है। एक क्या कहता है, तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति म्यूजिकल जो माइंड रख रहा है वह जो है गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। केवल गणितीय तार्किक बुद्धि सबसे सर्वोत्तम है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा 100% सत्य नहीं है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतमय बुद्धि कहलाती नहीं। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतमय नहीं कहलाती। संगीतमय जो बुद्धि होती है वो संगीत के सुरों को, सुर लय ताल को क्रमबद्ध तरीके से समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में वो बुद्धि सहायक होती है। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, नहीं विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक। नहीं, हर ये भी गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विधिवत स्तर निहित रहता है। हाँ, सबके बुद्धि का कैटेगराइजेशन अलग अलग है। कोई देखेंगे आप मैथमेटिक्स में तेज होगा, कोई देखेंगे हिस्ट्री में तेज होगा, कोई देखेंगे आप जियोग्राफी में बहुत तेज होगा। अलग अलग सबका जो है रुझान है, तो हर प्रकार की बुद्धि है। यानी कि व्यक्तियों के जो जितने व्यक्ति हैं उतने प्रकार की बुद्धि है, उतने प्रकार की उनकी सोच है। तो हर व्यक्ति का अपना विभिन्न स्तर पे बुद्धियों के विविध स्तर निहित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों को मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, समस्या के लिए
कार्य कराते समय उसके विचारों का मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। अगर आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर अन्य कामों में वो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा नहीं, और वो जो आपने समस्या दी है उसको भी वो बहुत बढ़िया से हल नहीं करेगा। तो ये तो स्टेटमेंट पहला कथन सही है। अब क्या कहना है, आर, निजी वाक बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। हाँ, जब कोई निजी वाक करता है तो संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, और निजी वाक बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुशोभित करता है, तो यानी कि यह भी कारण सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिता को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? जो आपका जेंडर का आपका रूढ़िवादिता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, और ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब जेंडर में ही, तो रूढ़िवादिता जो है कई प्रकार की होती है, कई क्लासिफिकेशन करते हैं लोग रूढ़िवादिता में, कि जैसे लड़का है तो ये कार से ही खेलेगा, लड़की है तो ये गुड़िया से खेलेगी, तो इन सब चीजों का जो है क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए कैसे प्रभावहीन बना सकते हैं कोई अध्यापिका अपने जो सामाजिक जो है जेंडर है उसकी रूढ़िवादिता को कैसे प्रभावहीन बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है, यह सुनिश्चित करे करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन, सिर्फ वाला काम खत्म करिए, सिर्फ बैडमिंटन खेले, तब तो ये तो आपने जेंडर क्लासिफिकेशन बता ही दिया, इसको हटाइए। यह सुनिश्चित करके कि लड़कों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने का अवसर मिले, नहीं, लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने का अवसर, ये जेंडर की रूढ़िवादिता का प्रभाव खत्म करने के लिए नहीं है, यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कियों की सहायता ली जानी चाहिए, इसमें जेंडर का कहां कोई मतलब आया, इसमें नहीं। जहां पर जेंडर का मतलब होता है, ना तो लड़के की बात की जाए ना लड़की की बात की जाए, छात्र की बात की जाए, छात्र मेल भी हो सकता है, छात्र फीमेल भी हो सकता है, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाठ्यकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना चाहिए। सभी जेंडरों को, यहां पर सभी लोगों को बात करना चाहिए, यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को नृत्य और पाठ्यकला प्रतियोगी जो प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, और ये 100% करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान करे। इसके लिए अवसर आपको प्रदान करना है वस्तुओं का कंठस्थीकरण के लिए, यानी कि कंठ से वो मेमोराइजेशन करे विषय वस्तु का। तो विषय वस्तु का जो कंठस्थीकरण है यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। किसके लिए? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मतलब समालोचनात्मक चिंतन वो होता है कि जैसे आप किसी चीज का निगमन कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज्यादा कंठस्थीकरण रेक्टिफिकेशन नहीं करिए, तो ये तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अध्यापिका को निष्क्रिय अनुसरण हेतु अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु नहीं, ये इसमें अध्यापिका अगर निष्क्रिय अनुसरण रहेगा तब उसमें क्रिटिकल चिंतन नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। तीसरा क्या है? विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, हाँ, इस विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करें, हाँ, अगर किसी सॉरी इसमें देखिए हमने कट मार दिया, ये किसी समस्या पर अपसारी अगर चिंतन करना है तो यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? एक जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है उस पर अध्यापिका किस पर जोर देना चाहिए? देखिए संरचनात्मक कक्षा जो होती है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, इसका मतलब क्या है? ऐसा क्लासरूम जहां पर जो है पढ़ने के दौरान कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट होना चाहिए, उसी के दौरान असेसमेंट प्रोसेस
चलता रहे, लेकिन उसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं, तुलनात्मक असेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, नहीं, ये नहीं। उसी के दौरान जब कक्षा चल रही है तो उसी में आप असेसमेंट करिए, और आकलन पढ़ाने के दौरान ही किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्लास। तो उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, उसको रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सबको एक समान परिवेश में एक समान शिक्षा, यानी सबको एक समान परिवेश में एक समान शिक्षा। देखिए, सबको एक समान परिवेश में एक समान शिक्षा कैसे दी जाएगी? सबको एक समान का मतलब पहले समझिए, चाहे वो लड़का दिमागी रूप से विक्षिप्त हो या शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो, शारीरिक मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, और कोई लड़का बहुत ज्यादा कुशाग्र बुद्धि का है और ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो उसके साथ में उसको बिठा के साथ में एक साथ सबको समान परिवेश में समान शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, बच्चे के अंदर बुद्धि विकास सबसे ज्यादा है, तो उसको हटा के आप दूसरी क्लास में रख दीजिए, और जो शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति बच्चे हैं उनको अलग रख दीजिए। ऐसा करना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा नहीं होती। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सबको एक समान परिवेश में एक समान शिक्षा दी जाए। तो निष्कासन पर बल देती है। किसके निष्कासन पर बल देगी ये तो यह आपका निष्कासन पर बल देती है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन पे, यानी भेदभाव क्योंकि इसमें समावेशी शिक्षा में जो है अच्छे बच्चे और शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे दोनों बच्चे बैठते हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके निष्कासन पर आपका बल देती है। प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, अभिव्यक्ति होना चाहिए, प्रत्येक बच्चा अपने जो विचारों को व्यक्त कर सकता है, संलग्नता होनी चाहिए, इंगेजमेंट होना चाहिए। तो यह तीनों उस पर बल दिया जाता है कि यह तीनों जो है होना चाहिए, लेकिन भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि विविध सामाजिक, विविध का मतलब है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से आते हैं, डाइवर्स सोशियो जो है इकोनॉमिक से आते हैं, जिसका आर्थिक परिवेश बहुत अच्छा नहीं होता है, किसी किसी का बहुत अच्छा होता है, तो इसमें डाइवर्सिटी है। और उस परिवेश से अगर वो विद्यार्थी आ रहे हैं तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब कह रहा है कि अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना चाहिए। लेकिन देखिए, अधीनस्थ समूहों की केवल बात कर दिया, अधीनस्थ समूहों से संबंधित, तो यह तो अधीनस्थ समूहों का जो है मतलब सबॉर्डिनेट ग्रुप से है, और सबॉर्डिनेट ग्रुप का जो व्यक्ति आएगा उसके लिए अलग से आप नियम बनाइएगा, कायदे कानून बनाइएगा, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा। तो यह तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए, 100% ये सही है। ये कि समावेशी जो शिक्षा है उसका प्रयोग करना चाहिए, हमारा विद्यालय हमारी कक्षा, यानी कि सबको समान अधिकार शिक्षा का मिले और सब एक साथ में शिक्षा ग्रहण करें। प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के अलगाव की भावना, ये तो गलत है, सीधे प्रबल समूह का कोई मतलब होता नहीं विद्यार्थी में। अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना, ये तो बहुत एकदम सबसे निकृष्ट कंडीशन है कि रूढ़िवादिता आप रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दृष्टिबाधित विद्यार्थी को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब आपको सफल, जो दृष्टिबाधित है, जो मतलब देख नहीं सकता है, तो उस विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए?
स्टेटमेंट पहला क्या कर रहा है, कह रहा है कि अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अरे भैया, जब वो देख ही नहीं पा रहा है तो चित्रों का प्रयोग क्या करिएगा, ये तो गलत है। देखेगा तभी तो चित्र का प्रयोग करेगा, वो तो दृष्टिबाधित है। अभी दूसरा है, सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, सभी प्रकार की जो लिखित सामग्री है, रिटन है, उसको आप मौखिक रूप से प्रस्तुत करिए, ताकि वो दृष्टिबाधित है ना, सुनने की क्षमता तो उसके अंदर है, वो सुन के उसका मेमोराइजेशन करके उसको याद कर लेगा, वो उसके बारे में उसके भाव को समझ सकता है। तो यह तो स्टेटमेंट सही है। विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। अरे भैया, हथवा का इस्तेमाल क्या करिएगा, हाथ का इस्तेमाल करने से कोई फायदा है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। चाहे आप हाथ का इस्तेमाल करिए चाहे ना करिए, कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे निरर्थक है। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, दिखाए जा रहे वीडियो, अरे यार, वीडियो का कोई मतलब है नहीं है इसमें, दिखाए जा रहे वीडियो का उपशीर्षक देना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब देखिए, ध्यानाभाव का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा पढ़ने में अपना ध्यान नहीं लगाता हो, यानी कि अगर वो पढ़ रहा है तो उसका ध्यान कहीं भटकता रहता है, वह एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ सकता, उसको बोलते हैं ध्यानाभाव, यानी ध्यान का अभाव। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का जो वीकनेस है, जो उसका बदलाव है, जो भटकाव है, वही होता है उसका ध्यान अभाव। हिंदी में कहते हैं उसको ध्यान का अभाव। अति सक्रियता, जिसमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब होता है परिसंकल्पनाएं खूब बना लेना, जो चीजें होने वाली नहीं है वो हाइपोथेटिकल टर्म में उसको सोचना। अगर इस प्रकार से कोई बच्चा बीमार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है इस तरह से, तो उसको जो सफल समावेशन करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहली बात, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए। एक तो तितलौकिया ऊपर चढ़ी नीम की डाल, एक तो बेचारा खुद पढ़ने में कमजोर, ऊपर से आपने खूब ज्यादा डिफिकल्टीज कर दिया, व्यवधान डाल दिया, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो यह तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, लंबे एवं जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। अब उसके क्षमता थोड़ी सी भी काम करने की नहीं है और आपने खूब लंबा ज्यादा वर्क दे दिया, तो क्या वो सफल बनेगा, नहीं होगा। यह अच्छा अधिगम का सिद्धांत नहीं है, यह अधिगम उसके लिए बेहतर नहीं है। अब तीसरा क्या कहता है कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन एवं संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। हेल्प स्टूडेंट डेवलपमेंट टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स। जो हैबिट्स हैं उनके आधार पर उनको सिखाइए, जिनमें उनका रुचि लगती हो। पहले उनका अट्रैक्शन उस जो है नॉलेज के प्रति कराइए। अगर वो नॉलेज को फिर अडॉप्ट करने लगेंगे, शिक्षा में उनका पार्टिसिपेशन होगा, तो धीरे धीरे वो उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर उनको पढ़ाइए और समय पर उनका एंटरटेनमेंट कीजिए, समय पर उनकी खेल कूद प्रतियोगिता भी कराइए, लेकिन यह टाइम पर, पंक्चुएट टाइम पर होना चाहिए। तो यह दूसरा तीसरा वाला ऑप्शन तो सही है। अब चौथा वाला देख लेते हैं, गैर लचीली विधि दिनचर्या का इस्तेमाल करना चाहिए, करते हुए शिक्षण कार्य करना है। गैर लचीली विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि लड़का अगर पढ़ने में नहीं, बालक बच्चा जो है पढ़ना में अच्छा नहीं है, तो आप उसे लचीली विधि यूज कर रहे हैं, तो उसका तो दिमाग जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेगा नहीं, यह प्रभावशाली बहुत बेहतर होगा नहीं। तो यह ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या कहते हैं, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र की चुनौती है। और ये चैलेंजेस, पठन वैकल्य का मतलब होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है, पठन का मतलब होता है लर्निंग, जो मतलब मेमोराइजेशन, जो याद कर रहे हैं, कंप्रीहेंशन, जो पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन वैकल्य से, वैकल्य का मतलब होता है कंठ, जो कंठ से हम पाठ कर रहे हैं उसमें अगर कमी आती है तो उसके लिए क्या चुनौती है, कैसे कमी आती है उसका, इसका मतलब क्या है। तो यानी कि जो लिखित सामग्री है,
पाठ करने में समस्या। एक साधारण रूप से जानिए, पाठ करने में समस्या। पाठ करने में समस्या क्या है? पहला कारण यह है कि लाइन के बीच में नए शब्द जोड़ देना, नए शब्द लाना, जोड़ना या लाना, या लाइन के बीच में नए शब्द गायब कर देना, या तीसरा टर्म क्या है? तीसरा यह है कि शब्दों के बीच में अक्षर गायब कर देना, शब्दों के बीच के अक्षर को उच्चारित ना करना, चलिए देखिए, शब्दों के बीच जो अक्षर है उसको उच्चारित नहीं करेगा वो लड़का, उच्चारण नहीं करेगा तो प्रोनाउंसिएशन उसका बेहतर नहीं होगा, उसको पढ़ने में दिक्कतें होगी। तो ऑप्शन क्या दिया है? लिखित विषय सामग्री का बोध में यह चुनौती आती है, दिक्कतें पैदा होती हैं। हाँ, ये तो सही है। दूसरा, शारीरिक गतिविधि नहीं। तीसरा, दूसरों की भावनाओं में, यह भी नहीं सही है। चित्र बनाने में, यह भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्रीहेंशन ऑफ रिटन टेस्ट, आपका करेक्ट आंसर है, लिखित सामग्री के बोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना है किसके लिए? प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। अब ये मतलब क्या है, कैसे इसको प्रभावशाली बनाइएगा? तो इसके लिए देखिए, बालक को जब शिक्षा दिया जाता है, छात्र को, तो क्या करते हैं कि हम समाज से जोड़ते हैं। समाज, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से जोड़ेंगे तो समाज के इर्द गिर्द जितने भी इवेंट हो रहे हैं उनसे जोड़ के हम शिक्षा अधिगम के तथ्यों को पूरा करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसको एक टीचर बिहू डांस के बारे में बता रहा है, लेकिन वह कल्पना कर सकता है बिहू डांस ऐसा होता है, उसके गुणों के बारे में बता रहा है, लेकिन उस बच्चे ने कभी बिहू डांस देखा नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश बिहार का है तो वो बिहू डांस देखा नहीं, आसाम का होता तो अपने दाएं बाएं वो देखा होता। तो बिहू डांस के बारे में बताने से बेहतर है वहां के लोकल जो संस्थाएं हैं, जो नृत्य करने वाले लोग हैं, उनके बारे में अगर वो बताएगा टीचर, तब उसको बहुत ज्यादा आराम से उसको समझ में आएगा बच्चे के, क्योंकि वह कभी ना कभी उस चीज से रूबरू हुआ रहेगा, वो देखा रहेगा। तो ऐसे चीजें जो समाज में दाएं बाएं उसके घटती है, उससे जो है अधिगम की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। और यह शिक्षण शास्त्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है, जिसको इस्तेमाल करने से बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखता है। तो ऑप्शन दिया है आपका संस्कृति एवं प्रासंगिक, यह तो सही है। दूसरा, मानवीकृत नहीं, मानवीकृत ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आर्टिफिशियल बहुत ऐसी चीजें हैं जो आ गई हैं, सिनेमा है, दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो मानवीकृत हैं, और कई ऐसे इवेंट हैं जो मानवीकृत नहीं है, जो प्राकृतिक हैं, उनसे भी बच्चों को सिखाया जाता है तो वो बेहतर होता है। परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षा का कोई मतलब होता ही नहीं है इसमें। जब आप बाल्य शिक्षण की बात करते हैं तो परीक्षा का कोई मतलब नहीं, व्यवहारवादी, यह नहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए आपका ज्यादा इफेक्टिव है, जो कल्चरली इवेंट होना चाहिए, कल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? पहली बात, इसके फैक्ट समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें ये लागू हुई 29 जुलाई 2020 को। और यह जो लागू कराने वाली समिति थी, ये समिति का नाम था के कस्तूरी रंजन समिति।
के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन समिति, के कस्तूरी रंजन समिति ने इसको लागू कराया। अच्छा, के कस्तूरी रंजन आप समझेंगे कि ये कहीं शिक्षाविदी रहे होंगे, प्रोफेसर रहे होंगे, या मनोवैज्ञानिक रहे होंगे, या इस तरह से कोई ऐसे इवेंट में जो एजुकेशन से बहुत ज्यादा टच में रहे होंगे, या शिक्षा प्रादुर्भाव में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। अब जान लीजिए कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कस्तूरी रंजन समिति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मसौदा तैयार किया, इसमें के कस्तूरी रंजन किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वे थे अंतरिक्ष यात्री। उन्होंने कहा कि अनुभवात्मक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल जो है एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चा अनुभव नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। डिजिटल अधिगम आज की दुनिया की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट डिजिटल अधिगम, जैसे आप सीख रहे हैं डिजिटल इंडिया पे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सीख रहे हैं, यह सबसे ज्यादा एजुकेशन में जरूरी है। वैज्ञानिक अधिगम, सोचने की जो तार्किक क्षमता है वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि हाइपोथेटिकल टर्म्स को भी बहुत बढ़िया से एनालिसिस करके सोचा जा सके। तो वैज्ञानिक अधिगम भी बहुत बेहतर जरूरी है। करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, कोई चीज आप प्रैक्टिस में करेंगे और उसके बाद सीखेंगे तो वो जल्दी भूलेगा नहीं। तो चारों चीजें आपकी सही है, चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। सही है, ये तो बात सही है। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल विद्यार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देना चाहिए, जो है अभिसारी तरीकों का अवसर देना चाहिए। दूसरा क्या है कि विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करके। नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करके और स्वयं आकलन समुन्नत करके, यानी कि स्वयं से उन्नति, समुन्नत यानी कि स्वयं से उन्नत, अर्थात जब स्वयं से वो प्रश्न करेगा और स्वयं ही उसका निदान खोजेगा तो उसमें उसका दिमाग काफी ज्यादा रन करेगा और बहुत बेहतर ब्रॉड तरीके से वो सोच सकता है, और स्वयं में उन्नत की भावना आएगी, यानी समुन्नत की भावना आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, मतलब ठीक ठाक एकदम अच्छा है। अच्छा, चौथा क्या कहता है, जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान केंद्रित करके उसे प्रोत्साहित करें। उस कोई मतलब नहीं है जो प्रासंगिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप किताब से ही सीखिए तो भी आपके लिए बेहतर होगी, नहीं, आपको सोशल से भी सीखना चाहिए, क्योंकि किताबों में सारी चीजें सोशल की नहीं लिखी रहती, लेकिन सोशल से बहुत कुछ चीजें, मैनर, इथिक्स तो हम सोशल से सीख सकते हैं, तो बच्चा वहां से भी सीखता है। तो चौथा ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है कि विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करने एवं स्वयं आकलन समुन्नत करने की भावना होनी चाहिए, इसी से हम कौशलभूत उसको कर सकते हैं, विद्यार्थियों को अच्छा अधिगम दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? अब यहां पर देख लीजिए, कह रहा है किसको इस्तेमाल करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वह उस चीज को ना करे। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पांस सेट। रिस्पांस सेट बहुत बेहतर नहीं होता रिस्पांस सेट को, क्योंकि हर चीजों में रिस्पांस लेना बहुत जरूरी नहीं है। तो अनुक्रिया समुच्चय यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं, इसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए उसको, विद्यार्थी को, ये तो बात सही। दूसरी कलन विधि। कलन विधि का मतलब होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या होता है कि पहले बड़ी वाली समस्या को सुलझाते हैं, फिर उससे छोटी करते हैं, उसको सुलझाते हैं, फिर उससे छोटा, उसको सुलझाते हैं, फिर उससे छोटा, सुलझाते हुए नीचे की तरफ आते हैं, और लास्ट में यहां होता है रिजल्ट। यहां पर मिलता है रिजल्ट यानी निष्कर्ष।
निष्कर्ष मिलता है। और निष्कर्ष जो होता है बहुत ज्यादा निचोड़ में होता है, तो वह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो दूसरा वाला तो सही। अन्वेषण, खोजबीन, यह भी सही है, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। समयानुमान, जो समयानुमान है इसके लिए भी उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अनुक्रिया समुच्चय जो है उसके लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जल के स्रोत के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल का फव्वारा पानी का मुख्य स्रोत है। अब देखिए बाल बच्ची है रानी, और वो कहती है कि नल और फव्वारा दोनों पानी का मुख्य स्रोत है। एक कैसे कहती है? वह खुद की समझ और अनुभव के आधार पर कहती है। क्यों? कभी वो नल खोली होगी तो उसमें से पानी आ रहा है, फव्वारा देख रही है तो पानी नीचे से निकल रहा है, तो वो कहती है कि जो मेन सोर्स है वाटर का वो यही फव्वारा और नल ही है, बाकी और चीजें नहीं है। तो यह किसके आधार पे कर रही? वह अनुभव के आधार पे कर रही। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। दूसरा क्या कर रहा है? इसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि अभी विकास नहीं हो रही है बच्चे की, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, इससे नहीं बता सकते। जब अंतर्वैयक्तिक दोनों इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वह फिर ये कभी नहीं कहेगा कि जल का मुख्य स्रोत जो है फव्वारा और नल ही है, ऐसा नहीं है। नई अवधारणा सीखने के लिए अब प्रेरणा की कमी है, नहीं, गलत है ये। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, जो है हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म्ड ऑन बेस ऑफ हर एक्सपीरियंस, जो उसके एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अपनी समझ को बता रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? अब देखिए अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग इसमें पूछा है कौन सा नहीं है अधिसंज्ञानात्मक कौशल। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है कि जब हम कोई विचार अपने अंदर ले आते हैं, और उन विचार की प्रक्रियाओं के प्रति जो जागरूकता होती है उसके पीछे के पैटर्न को समझते हैं। जैसे पीछे के पैटर्न को समझ के हम काम करते हैं। पीछे का पैटर्न क्यों समझते हैं? अगर हमको आज ये समस्या आई है और पीछे के पैटर्न को अगर हमने देखा, फिर फॉर एग्जांपल हम इसका निदान कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए इंडिया जो है वो कभी साउथ अफ्रीका का पार्ट था, तो आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? इंडिया तो आज यहाँ है, साउथ अफ्रीका बहुत दूर है, इतना डिस्टेंस कैसे? और दूसरी बात, इंडिया जो है आपका नॉर्थ गोलार्ध में पड़ता है और आपका दक्षिणी अफ्रीका साउथ गोलार्ध या उसके इक्वेटर उसके ऊपर से गुजरता है, ये कैसे संभव है? तो आप बताएंगे थ्योरी। आपका क्या किया आपने? थ्योरी बताया। किसका? जैसे गिरी के वनों में जो शेर पाए जाते हैं वो अफ्रीका के जंगलों में शेर पाए जाते हैं, सेम एक प्रजाति के होते हैं, तो दोनों में सिमिट्रिसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक जगह पे मिले हुए होंगे। दूसरा कारण, जिग्सॉ फिट थ्योरी ये दर्शाती है कि अगर भारत के भाग को ले जाके पश्चिमी कगार को और अफ्रीका में सेट किया जाए तो आराम से सेट हो जाएगा। तो इससे कहा जा सकता है कि ये कभी पार्ट अफ्रीका का रहा होगा। तो यह हमने क्या किया, यह पीछे की जो वस्तुएं हैं, पीछे का जो पैटर्न है उसको समझा और आगे की समस्या का निदान कर दिया। पीछे का पैटर्न को समझा हमने, पीछे के पैटर्न को, पैटर्न की समझ और आगे समस्या निदान, यह चीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको योजना बनानी पड़ेगी, सही है, सर्वेक्षण करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उसका एवेल्युएशन करना पड़ेगा, तीनों सही है। निष्क्रिय अनुकरण नहीं करने की जरूरत है। पॉसिबली इंटिटेशन नहीं करने की जरूरत है, इमिटेशन नहीं करने की जरूरत है, निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 इसका भाग नहीं है और यह इसका भाग नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशन एंड कॉग्निशन इज करेक्ट?
देखिए जो भावना है और संज्ञान, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन कहा गया है? भावना क्या है? इमोशन है। अब संज्ञान क्या है? आपने संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत पढ़ा था जीन पियाजे जी का। तो भावना और संज्ञान के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है संबंधित। अगर अधिगम के लिए आपके अंदर रुचि नहीं आएगी, जिज्ञासा का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तो बच्चा वो बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा नहीं। तो यह तो स्टेटमेंट गलत है। अधिगम तार्किक एवं अमूर्त संज्ञान के बारे में है? नहीं, अधिगम अमूर्त संज्ञान के बारे में नहीं है। शुरुआती जो अधिगम होता है वो अमूर्त होता है। वो वस्तुओं को देखकर समझकर उसको जानकारी प्राप्त की कराई जाती है बालक को, तो ये अमूर्त नहीं होगा। तीसरा है जानकारी ग्रहण करने का कौशल मनोदशा के द्वारा प्रभावित होता है। हाँ, आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है उसी के हिसाब से आप जानकारियां भी कलेक्ट करते हैं। आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें बहुत ज्यादा जानकारी है, किसी में नहीं है तो उसमें कोई जानकारी ही नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। चौथा क्या है? निराश एवं उच्च स्तर का संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। नहीं, निराश का कोई मतलब इसमें होता नहीं। इसमें जो है उसमें निराशा का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बाल शिक्षण की बात कर रहे हैं तो निराशा का कोई विशेष स्थान है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? अब देखिए क्या समुन्नत करेंगे उसको। टू कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड टू लर्न, ए टीचर शुड प्रमोट। क्या प्रमोट करना चाहिए? क्यों उसको बहुत ज्यादा अभिप्रेरित करना चाहिए? निपुणता उन्मुखी उद्देश्य के लिए, क्योंकि वह उन्मुखी उद्देश्य को लेकर निपुणता को प्राप्त करेगा, या निपुणता उन्मुखी उद्देश्य के लिए वो यह सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो करना चाहिए। ठीक है। योग्यता का सत्व, अस्तित्वात्मक पर्यवेक्षण, नहीं अस्तित्वात्मक पर्यवेक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। सहायता का सीखा हुआ भाव, सहायता ये बहुत ज्यादा इसमें मैटर नहीं करती है। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, नहीं प्रयोगात्मक दृष्टिकोण इसमें बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? तो इसमें है आपका लचीली समय सारणी, ये बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करता क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो बच्चा परेशान हो जाएगा, तो इसलिए लचीली समय सारणी होनी चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, यह भी होना चाहिए। जो कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी है यह भी होना चाहिए। कठोर पाठ्य चर्चा, कठोर पाठ्य चर्चा नहीं होनी चाहिए। कठोर पाठ्य चर्चा में बच्चों के जो है ध्यान भटकाव होता है, उसमें बच्चों के लिए जो है बच्चों को सरल एवं सार्थक बातों को अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से सिखाना चाहिए। जो सरल हो, मतलब सिंपल हो और लॉजिकल हो, जो उसके दाएं बाएं जो समाज में वो घटित हुई हो, उससे उसे एग्जाम्पल देकर सिखाना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। तो बाधा उत्पन्न क्या करता है? कठोर परिचर्चा, सही है। अधिगम हेतु मूल्यांकन, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्या उत्पन्न करता है बाधा? कठोर पाठ्य चर्चा रहेगी तो बाधा उत्पन्न होगी। जो रिजिड कैरिकुलम है वह सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एक अवधारणा को पढ़ाते समय छात्रों को हर दिन के जीवन के साथ सामग्री को जोड़ना महत्वपूर्ण है। बात तो सही है कि एक अवधारणा को पढ़ाते समय छात्रों को हर दिन जीवन के साथ सामग्री को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, प्रत्येक जो लड़का है उसके साथ में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जो सोशल में चीजें को देखता है, जो जीवन के साथ वो इंटरेक्टेड है, जो समाज में हर एक घटनाएं घट रही है, अगर उससे चीजों को जोड़ के हम उससे अधिगम देंगे तो वह बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा। यह एकदम बात सही है कि वह अवधारणा
हर दिन उसके जीवन के साथ सामग्री से जोड़ के देना चाहिए, जो घटनाएं घट रही है उसके साथ उसको समझाना चाहिए। बात तो सही है। दूसरा क्या कहता है, सिखाना सबसे प्रभावी होता है जब रटकर याद करने का माध्यम से किया जाए। रटकर याद करने का कोई माध्यम नहीं है ये। आप रटेंगे कुछ समय के बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर सीखेंगे तो बहुत ज्यादा समय तक आपके साथ रहेगा वो। तो रट के याद करना ये सही नहीं है। तो अभिकथन ए सही है, इसलिए ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां तक हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे और एक आध दो बार आप इसको देख के आराम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। चलिए फिलहाल के लिए अभी आप यही इसका आनंद लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला जो सेशन है कल करेंगे।